एक माँ की दर्द भरी कहानी। घर के बाहर टैक्सी आकर रुकी थी। रेखा ने बाहर झांककर देखा तो माताजी टैक्सी के बाहर निकलकर इंतजार कर रही थी कि घर में से कोई उन्हें लेने आए, लेकिन घर में बेटा राजेश, बहू रेखा दोनों मौजूद थे, पर किसी ने भी बाहर आने की जहमत नहीं उठाई। इतने में राजेश ने रेखा से पूछा, कौन है? रेखा ने कहा, और कौन होगा, तुम्हारी माँ है, कहकर वे दरवाज़ा खुला छोड़कर वापस अपने काम में लग गई। इधर राजेश ने भी ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया और अपना IPL देखने में तल्लीन हो गया, जिसके लिए आज उसने छुट्टी ली थी। कुछ देर बाहर माताजी इंतज़ार करती रहीं, पर टैक्सी वाले को तो वापस जाना था। उसने माताजी को टोका तो टैक्सी वाले को कहकर उन्होंने अपना सामान घर के दरवाजे पर तक रखवाया और उसे पैसे देकर घर में आ गई। माताजी पहले से काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। जैसे तैसे कदम बढ़ाती हुई घर में प्रवेश की। माताजी ने राजेश और रेखा दोनों की तरफ देखा, लेकिन दोनों ने ही उनकी तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई। दोनों की ऐसी बेरुखी देखकर उनका दिल रोने को हुआ। जैसे तैसे अपने कमरे की तरफ जाने लगी। इतने में रेखा बोली, अरे कहाँ जा रहे हो माँ जी? अब वे आपका कमरा नहीं है, आपका सामान स्टोर रूम में रख दिया है। वे एक पल के लिए वहीं खड़ी रेखा की तरफ देखती रही, पर कुछ बोल नहीं पाई, बस आंखों में आंसू आ गए। रेखा ने राजेश को इशारे से माँ जी से कहने को कहा। तब राजेश ने माँ की तरफ देखते हुए बड़ी बेफिक्री से कहा, अब आपको बड़े कमरे की क्या ज़रूरत है माँ? पहले तो चलो पापा थे, पर अब तो वे भी नहीं रहे, और वैसे भी आपका पोता पोती आने वाला है तो बड़े कमरे की ज़रूरत हमें पड़ेगी, इसीलिए आपका सामान स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया है। वैसे भी बड़ा कमरा तो घर के मुखिया का होता है, और अब पापा के जाने के बाद इस घर का मुखिया मैं ही हूँ। मुखिया? माँ जी के मुँह से सिर्फ इतना ही निकला तो राजेश बोला, और नहीं तो क्या, अब मैं घर के खर्चे उठाऊंगा तो मैं ही मुखिया, और आप सबको मेरी बात माननी पड़ेगी। माताजी की आंखों में अभी भी आंसू थे। उन्होंने स्टोर रूम के पास बने छोटे कमरे की तरफ देखा तो राजेश बोला, वे क्या है ना माँ, रेखा की डिलीवरी के लिए उसकी बहन आ रही है, उसे परेशानी ना हो इस कारण वह रूम उसके लिए रखा है, और इस रूम में तो आपको पता है मेहमान रहते हैं। अब वे कोई मेहमान थोड़ी ना है, वे तो घर की ही है। कल को बच्चा होगा, कोई प्रोग्राम करेंगे, कोई मेहमान आए तो उनके लिए वो रूम तो रखना पड़ेगा, इसलिए स्टोर रूम को हाथ भी नहीं लगाया है। राजेश की बात सुनकर जैसे माताजी के पैरों को किसी ने जंजीरों से बांध दिया हो। पैर स्टोर रूम की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे। जैसे तैसे कदम आगे बढ़ा ही थे कि राजेश बोला, अरे माँ, अपना सामान भी तो लेती जाओ और दरवाज़ा बंद कर दो, और आपको कुछ खाना पीना हो तो रसोई से ले लेना। माताजी जैसे तैसे वापस दरवाजे पर आईं और अपना सामान को घसीटते हुए स्टोर रूम में ले गईं। रूम में आकर देखा तो एक चारपाई बिछी हुई थी। उनकी शादी के समय की पुरानी गोदरेज रखी हुई थी, और वह पुराना टेबल रखा हुआ था जिसे माताजी ने कई बार बेचने की कोशिश की, पर उनके पति ने उसे बेचने नहीं दिया। कहते थे, अरे ख़राब थोड़ी हुआ है, क्या पता कब काम में आ जाए। पर ये नहीं पता था कि टेबल माताजी के काम में ही आएगा। आंखों में आंसू लिए वे चारपाई पर बैठ गईं। अभी 2 महीने पहले तक तो सब कुछ ठीक था। बेटे बहू पति के डर से ही सही सेवा तो करते थे, पर घर में हंसी खुशी का माहौल रहता था।
एक दिन मोहन जी ने अपने गांव जाने की जिद की तो माता जी ने मना कर दिया। रहने दो, बहू का छठा महीना है, ऐसे में छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं। पर राजेश और रेखा के समझाने पर वे उनके साथ चली गई। वहां पर जेठ जेठानी, देवर देवरानी का परिवार था। वहां जाने के कुछ दिन बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही घंटों में उन्होंने दम तोड़ दिया। सब कुछ जैसे वहीं रुक गया था। उनका अंतिम संस्कार भी वहीं गांव में हुआ था। 15 दिन के कार्यक्रम होने के बाद राजेश और रेखा तो वापस आ गए, लेकिन माताजी को उनके जेठ जेठानी ने वहीं रख लिया था, ये कहकर कि 1.25 महीने बाद ही अपनी जगह छोड़ना। आज 1.25 महीने बाद वे गांव से लौटी थी, वे भी अकेले। वहां तो पूरा परिवार स्टेशन पर छोड़ने आया था, पर यहाँ राजेश स्टेशन तक लेने नहीं आया। ये कह रहा था कि बहुत ज़रूरी काम है, पर यहाँ मैच देख रहा था। और तो और यहाँ घर का सारा सिस्टम ही बदल चुका था। इतनी जल्दी बेटे बहू मुंह मोड़ेंगे, इसकी तो बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी। सीधा स्टोर रूम में ही पहुंचा दिया। अभी माताजी ये सब सोच ही रही थी कि इतने में बाहर से शोर सुनाई दिया। जाकर देखा तो माताजी के लिए ना उठने वाले बेटा बहू बाहर रेखा के मैके वालों का स्वागत कर रहे थे। माताजी को इतनी देर हो गई घर में आए हुए, किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा था। बहू के मैके वालों के लिए बेटा रसोई में जाकर पानी की ट्रे सजा कर ले आया। इतने लोगों के बीच अपने आप को वो अकेला महसूस कर रही थी। माताजी वापस उस कमरे में आ गईं। 2 घंटे तक उसी कमरे में बैठी रहीं, लेकिन ना कोई चाय, ना कोई नाश्ता, खाना, कुछ भी नहीं। 2 घंटे बाद लगा कि रेखा के मैके वाले वापस जा चुके हैं। शायद वो उसकी बहन और मम्मी को छोड़ने आए हों, क्योंकि वे दोनों की अब घर में मौजूद थीं। उनकी आवाज़ बाहर से आ रही थी। अब माताजी को भूख का एहसास हो रहा था। आखिर वे खुद ही उठीं और रसोई में गईं। रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। खाना भी बाहर से मंगवाया गया था। वे झूठे बर्तन ये सब बता रहे थे। इतने में रेखा रसोई में आई। क्या ढूंढ रही हो माँ जी? देखिए, खाना तो बचा नहीं, और ना मुझे याद भी नहीं रहा कि आपके लिए खाना रखना था। आप दूध बिस्किट खा लीजिए या फिर अपने लिए कुछ बना लीजिए, मेरी तो हिम्मत नहीं है खाना बनाने की। ये कहकर रेखा रसोई से बाहर आ गई। माताजी की भी हिम्मत नहीं थी खाना बनाने की। एक तो 1.25 महीने पहले का गम अभी तक दिल से गया नहीं था। अपनी किसी प्रिय की मौत तो वैसे भी हिम्मत तोड़ देती है, फिर ये तो उनके पति थे। ऊपर से ट्रेन का सफ़र थका देने वाला था। हिम्मत होती भी तो कहाँ से। अपने लिए वे एक गिलास पानी लेकर वापस कमरे में आ गईं। थोड़ी देर तक बैठी हुई आंसू बहाती रहीं। फिर याद आया कि वहाँ से निकलते समय जेठानी ने खाना पैक करके दिया था, जिसमें उन्होंने सिर्फ 2 रोटी खाई थी। बैग में से खाना निकाला, देखा तो सब्जी खराब हो चुकी थी, पर रोटियां सही सलामत थीं। उन बची रोटियों से अपना पेट भर माताजी चारपाई पर लेट गईं। काफ़ी देर रात तक वे करवटें बदलती रहीं। आखिर करवटें बदलते बदलते आंखों में आंसू लिए देर रात उन्हें नींद आ गई। इस कारण से सुबह नींद देर से खुली। उठकर बाहर आईं तो देखा सब हंस बोल कर चाय नाश्ता कर रहे थे। सबकी प्लेट में गरम गरम पूरी और जलेबी नज़र आ रही थी। माताजी को देखते ही सब चुप हो गए। इतने में राजेश बोला, माँ आप अपने कमरे में ही बैठिए, आपका नाश्ता मैं कमरे में ही लेकर आता हूँ। उसकी बात सुनकर माताजी वापस अपने कमरे में चली गईं। थोड़ी देर बाद राजेश नाश्ता लेकर कमरे में आया और माताजी को देखकर बोला, माताजी नाश्ता कर लो और भगवान के लिए जहाँ तक हो सके आप कमरे में ही रहो। माताजी हैरानी से राजेश की तरफ देखने लगी। उनके प्रश्नों को भांपते हुए राजेश बोला, देखो माँ, मुझे पता है कि आपको
पापा के जाने का बहुत दुख है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। उनकी तो उम्र हो गई थी, इसलिए वे चले गए। लेकिन यूँ आप बार बार दुखी चेहरा लेकर रेखा के सामने जाओगे तो होने वाले बच्चे पर गलत असर पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूँ आप अंदर ही रहो। और वैसे भी सब लोग कहते हैं कि एक विधवा। कहते कहते राजेश एकदम से रुक गया और वापस बाहर चला गया। माताजी राजेश की बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गईं। अब तो उनका दिल ज़ोर ज़ोर से रोने को कर रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके बेटे में दिल है या पत्थर। वे अपनी माँ के लिए ऐसा कैसे बोल सकता है। उसकी माँ विधवा है तो उसका साया वो अपने पत्नी और होने वाले बच्चे पर नहीं पड़ने देना चाहता। अभी 2 दिन में उसने मुझे इतना कुछ दिखाया है तो ये तो मेरी ज़िंदगी नर्क बना देगा। ये सोचकर माताजी से चाय नाश्ता भी नहीं करते बन रहा था। उनकी रुलाई फूट गई। इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, पर उन्हें चुप कराने के लिए कोई भी कमरे में नहीं आया। आखिरकार काफ़ी देर तक रो लेने के बाद वे खुद ही थक हार कर चुप हो गईं। अपने पल्लू से अपने आंसू खुद ही पोंछ लिए। आखिर काफ़ी देर तक मौन होने के बाद माताजी एक निर्णय पर पहुंची। आखिर रात को जब राजेश अपने ऑफिस से वापस घर आ गया, उसके बाद बाहर वाले कमरे में बैठकर सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। उस समय माताजी भी उस कमरे में आ गईं और वहीं सोफे पर बैठ गईं। उनके आते ही सब लोग खामोश हो गए, जबकि राजेश ने घूर कर माताजी को देखा, जैसे कह रहा हो कि सुबह ही समझाया था ना, फिर क्यों आए हो। लेकिन माताजी चुपचाप राजेश की तरफ देख रही थी। आखिर राजेश को बोलना ही पड़ा, माँ आपको समझाया था ना, फिर क्यों आए हो आप बाहर। कहा था ना आपका साया मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। माताजी ने उसे मुस्कुराकर कहा, याद है तूने कहा था कि मेरा साया तेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है क्योंकि मैं विधवा हो गई हूँ। पर बेटा, जब मेरा साया तेरे पत्नी और बच्चे पर ठीक नहीं है तो अपनी पत्नी को यहाँ से लेकर तू कहीं और चले जा। माताजी की बात सुनकर राजेश भड़क गया। मैं क्यों घर छोड़कर जाऊँगा। अब मैं घर का मुखिया हूँ और आप इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकते हो। मुखिया जी, आपको बता दूं कि ये घर मेरे नाम पर है, तो किस खुशी में आप घर के मुखिया बनने को तैयार हो गए। तभी रेखा बोली, माँ जी, आपको बता दूं कि अब घर के सारे खर्चे ये उठाते हैं। आपके बस की बात नहीं है आटे दाल के लिए पैसे कमाना। अब तो माताजी खड़े होते हुए बोली, अच्छा, उसकी चिंता तू मत कर। वैसे भी तेरे पति का हाथ के आटे दाल मैंने नहीं खाए। जब तक मेरे पति जिंदा थे उन्होंने घर का खर्चा दिया था। उनकी जब मौत हुई तो मैं गांव में थी और जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैंने तुम्हारे घर का तो कुछ नहीं खाया। इसीलिए मुझे आटे दाल की धमकी मत देना। मैं अपने आटे दाल का बंदोबस्त खुद कर लूँगी। तुम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। माताजी का साफ रुख देखकर तो रेखा की माँ भी बोली, अरे समधन जी, आप तो बच्चों की बात को दिल पर ले रही हो। बच्चे ही तो हैं, माफ़ कर दो। माताजी बोली, माफ़ कीजिएगा समधन जी, ये बच्चे नहीं हैं, बच्चे के माँ बाप बनने वाले हैं। और आप उस समय क्यों नहीं बोली जब ये मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। आप भी तो कल से यहीं घर में ही हो ना। मुझे कुछ नहीं सुनना है। अपनी बेटी और दामाद से कहिए कि अपना बंदोबस्त कहीं और कर लें। अब मैं इन्हें यहाँ नहीं रहने दूँगी। माताजी ने भी समधन के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। आखिर सबके समझाने के बाद भी माताजी झुकने को तैयार नहीं थी।
काफ़ी देर बाद ये निर्णय निकला कि रेखा को उसकी मम्मी मायके ले जाएगी और वहीं उसकी डिलीवरी करवाएगी। उस दौरान राजेश यहाँ घर का बंदोबस्त कर लेगा और अगर बंदोबस्त नहीं कर पाता है तो तब तक यहाँ का किराया देना पड़ेगा। पर राजेश और रेखा घर से निकलने को तैयार नहीं थे। माताजी को अकेली समझ उनसे बहुत झगड़ा कर रहे थे और राजेश अपने पिता की संपत्ति में से हिस्सा मांग रहा था। तब माताजी ने गांव से अपने जेठ जेठानी और देवर देवरानी को बुलाया और बेटे बहू के किए गए व्यवहार के बारे में बताया तो राजेश को उन सब ने कानून के बारे में खूब अच्छी तरह से बताया। राजेश और रेखा को घर से बाहर जाना ही पड़ा। दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों को बहुत प्यार और दुलार से पालते हैं। उनकी हर खुशी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। पर जब माता पिता के बूढ़े होने के बाद जब बच्चे उनको बोझ समझते हैं तो मजबूरी में माता पिता को ऐसा निर्णय लेना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आज जो कहानी आपने सुनी आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही हिंदी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। नोटिफिकेशन करते रहिए। वीडियो को देखने के लिए हमारे सभी प्यारे दोस्तों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।